Good morning, all of you. Good morning, Niram, Manjri, Parth, Kosika, Riya. Good morning, Prajwal. Good morning, Isa. Good morning, Aryan. Good morning, Lipigya, Mandar, Prahlad, Swayam, Sejal. Good morning, all. ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, जिसमें आज इस सेशन में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा अब तक जो भी पोर्शन हुआ है उसको एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म देखे थे। तो ये हो गया ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ये हो गया लंग्स। ट्रैकिया आगे डिवाइड हो रहा था ब्रोंकियल ट्री में, और ब्रोंकियल ट्री के बाद फाइनली यहाँ पे प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे कि जो गैसेस है वो एल्वियोलाई तक के कैसे पहुंच रही है। ओके, फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरी। तो फर्स्ट प्रोसेस तो जो होता है ब्रीथिंग का, मीन्स उसे कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे लंग्स तक के आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बाहर चला जाएगा। ये हम लोगों ने फर्स्ट स्टडी किए हैं। फिर इसके बाद सेकेंड हम लोगों ने गैसियस एक्सचेंज देखे थे। तो गैसियस एक्सचेंज की जो साइट है वो दो है। दो कैसे, एक तो जो ब्लड सेल्स हैं, ओके, वहां पर, और दूसरा जो टिश्यूज जो है, मींस जो गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है वो फर्स्टली कहां पर हो रहा है, एल्वियोलाई में हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट गैसियस एक्सचेंज यहां पर होगा, एल्वियोलाई एंड ब्लड सेल्स। सेकंड गैसियस एक्सचेंज जो होगा वो कहां पर होगा, ब्लड सेल्स एंड टिश्यू सेल्स। ओके, फिर इसी के साथ साथ अब देखिए ये गैसियस एक्सचेंज तो हम लोगों को समझ में आता है कि जो एक्सचेंज हो रहा है, एक तो टिश्यू में गैस जा रही है और टिश्यू से एयर आ रही है ब्लड में, एज इट इज एल्वियोलाई और ब्लड में भी एक्सचेंज हो रहा है। बट इसके बीच का एक सफर जो यहाँ पे कंप्लीट करना होता है वो आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का। ओके, तो आज के इस सेशन में गैस ट्रांसपोर्ट कैसे होती है ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है यदि हम देखें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैस के ट्रांसपोर्ट में, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है ये हमने देखे थे, जिसमें मेम्ब्रेन का थिकनेस जो है बहुत मायने देता है। ओके, मींस थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है ये 3 टाइप से फॉर्म होता है, ये हम लोगों ने देखे थे। ओके, तो 3 टाइप का जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या क्या आ रहा है 3 टाइप के मेम्ब्रेन में, जिसमें पहली चीज तो यहाँ पे स्क्वेमस इपिथेलियम आता है एल्वियोलाई का, एंडोथेलियम आता है ब्लड कैपिलरीज का, और इन दोनों के बीचों बीच में प्रेजेंट है बेसमेंट सब्सटेंस। बट गैसेस एक्सचेंज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पे जो डिपेंड करता है वो एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर गैस का कितना है। ठीक है, मींस एक गैस का पार्शियल प्रेशर एक तरफ हाई है और दूसरी तरफ यदि लो है, तो गैस अपने हाई से अपने लो की तरफ ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगी, उसको किसी की परमिशन लेना नहीं पड़ेगा, अपनी मस्ती में वो आगे बढ़ेगी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए है। ओके, फिर इस तरह से ये जो डायग्राम है इसमें आपको जो है एक तो एल्वियोलाई सिंगुलर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो है स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स दिख रहा है, उसी के साथ साथ ये जो ब्लड कैपिलरीज है यहाँ पर भी हम लोगों को क्या चीज,
एंडोथेलियम सेल्स दिख रहा है। इसके बीचों बीच में येलो कलर का एक पतली सी एक थिन लाइन दिखाई दे रही है जो दोनों भी लेयर को कनेक्ट किए हुए है, मींस एल्वियोलर वॉल को और कैपिलरी वॉल को कनेक्ट करके रखा है, वो कहलाता है बेसमेंट सब्सटेंस। ओके, तो ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी कर चुके हैं। फिर फाइनली हम पहुंचे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। तो गैस एक्चुअली ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो गैस का ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल्वियोलाई का ड्राइंग करेंगे। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, एल्वियोलाई हो गया। एल्वियोलाई के साथ ही साथ यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी। तो हम जानते बेटा एल्वियोलाई से ब्लड में एयर तो आ गई है, मींस ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से कहां पे, ब्लड में पहुंच चुका है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड जो फाइनली यहां से एल्वियोलाई में ट्रांसपोर्ट हो गया है। ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्ट जो हुआ, तो ट्रांसपोर्ट मींस ये ये क्या कहलाएगा, एक्सचेंज कहलाएगा। ओके, एक्सचेंज मींस ऑक्सीजन जो है वो कहां जा रही है, एल्वियोलाई के पास से ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से एल्वियोलाई के पास आ रही है। बट इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, इसको आगे हमारे टिश्यू और सेल्स तक के पहुंचाना है। तो ये कैसे पहुंचेगी? तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो हम देखेंगे, मींस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहले कौन सी गैस का ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने स्टडी किए थे? हम लोगों ने सबसे पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट समझे थे। तो ऑक्सीजन एक्चुअली कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी? तो ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से जैसे ही ऑक्सीजन जो है इस ब्लड में आएगी, तो ब्लड का हम लोगों ने कंपोजिशन देखे थे। तो ब्लड में दो चीज होती है, एक तो ब्लड में प्रेजेंट होता है क्या चीज, प्लाज्मा, और साथ ही साथ ब्लड में प्रेजेंट होती है सेल्स। कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स जो होता है, यहाँ पे एक रेड कलर का एक रिस्पॉन्सिबल जो होता है, एक पिगमेंट होता है, एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन होता है, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। ओके, तो अब ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट जो होने वाला है वो किसके माध्यम से होने वाला है? एक तो जो ब्लड है उसके माध्यम से होगा, और ब्लड के माध्यम से होगा तो ऑक्सीजन जो है ब्लड में इसकी सॉल्युबिलिटी यदि हम देखें तो ये कैसी होती है, लेस सॉल्युबल होती है। ओके, क्या चीज, ब्लड में यदि हम क्या चीज, यदि सॉल्युबिलिटी हम देखें तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कैसी होती है, लेस सॉल्युबल होती है। तो लेस सॉल्युबल होने की वजह से क्या चीज, लेस सॉल्युबल होने की वजह से यहाँ पे फाइनली ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसे होगा? तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है लेस सॉल्युबल मींस यहाँ पे प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में 3% जो है सॉल्युबल हो जाती है, और प्लाज्मा की हेल्प से इसका ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी का बच्चा 97% ट्रांसपोर्ट जो है आरबीसी का, मतलब ऑक्सीजन का आरबीसी की हेल्प से, मींस आरबीसी में जो प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, उसकी हेल्प से होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को एक और चीज बहुत अच्छी तरह से पता है कि 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की यदि हम बात करें तो इसके साथ बेटा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है बाइंड करता है, और इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है SbO2 के फॉर्म में। और ये SbO2 जो होता है ये कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाएगा? ओके, ये कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस की बात नहीं कर रहे बेटा हम लोग, बैलेंसिंग जो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम लोगों को कंसेप्ट समझना है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर 4 ऑक्सीजन आ रहा है, 1 हीमोग्लोबिन और आप HbO2 बता रहे, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म हुआ क्या चीज बेटा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है। तो 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है 4 ऑक्सीजन को बाइंड करने का कैपेसिटी रखता है। तो 4 ऑक्सीजन कैसे बाइंड करती है ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। मींस यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
इसी के साथ साथ अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो देखो ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा स्लाइड में क्या क्या दिया है। ब्लड मेन मीडियम है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का, ओके, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों भी ट्रांसपोर्ट होती है, नॉट ओनली ऑक्सीजन, ठीक है। फिर इसके बाद 97% जो है क्या चीज, ऑक्सीजन जो है आरबीसी की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रही है, और बाकी का बचा रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व स्टेज में, मतलब किसकी हेल्प से, प्लाज्मा की हेल्प से ट्रांसफर हो रही है। ये हम लोगों ने देखे बेटा। अब ये ट्रांसपोर्ट जो हुआ, ये तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन की बात हुई, लेकिन अब देखो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे हैं क्या चीज, जो ट्रांसपोर्ट की यदि हम बात करें, तो ट्रांसपोर्ट में एक तो ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ऑक्सीजन के साथ ही साथ ब्लड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओके। तो ऑक्सीजन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, ऑक्सीजन जो है ब्लड की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए ऑक्सीजन जब ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा तो वो कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है तो वो बनाता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, मींस कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे 3 तरीके से इसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब 3 टाइप्स मींस, एक तो प्लाज्मा जो है, ठीक है, प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। CO2 के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोगों ने ऑक्सीजन देखे थे, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा में, ठीक है, इसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि कितना 7% जो है प्लाज्मा की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होगा। फिर इसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगेन यदि हम देखें तो हीमोग्लोबिन के साथ भी ट्रांसपोर्ट होगा। तो हीमोग्लोबिन की हेल्प से जो ट्रांसपोर्ट होता है 20 से लेके 25% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है हीमोग्लोबिन की हेल्प से होता है। रिमेनिंग बचा 70% जो है वो बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, H2CO3 पहले कार्बोनिक एसिड बनता है जो H प्लस एंड HCO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा नहीं रहा, HCO3 माइनस में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाता है। मींस ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरह से, बाई कार्बोनेट आयन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। मींस नियर अबाउट 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई कार्बोनेट आयन की हेल्प से होता है, ओके। तो अब देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी हम लोगों को स्टडी करना है यहाँ पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया हूं, यहाँ पर क्या बताया था बेटा मैंने आपको, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि 20 से लेके 25% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी में क्या प्रेजेंट है बताओ बेटा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो हीमोग्लोबिन जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन की हेल्प से हो रहा है। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है, क्या चीज, 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसे होगा, बाई कार्बोनेट आयन की हेल्प से होगा। बचा क्या, प्लाज्मा डिजॉल्व स्टेट। तो डिजॉल्व स्टेट में 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। तो वंस अगेन सबसे पहले बेटा हम लोग ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, उसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं। तो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन जो है 97% जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन बोल दिया और हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है। मींस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ क्या करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, HbO2 बनेगा, ठीक है। तो ये HbO2 जो है वो कैसे फॉर्म होगा, डायरेक्टली तो नहीं होने वाला है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो फॉर्म हो रहा है
ठीक, मींस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बहुत अच्छी एफिनिटी तो होती है, लेकिन इसको बाइंड करने के लिए यहाँ पे कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, मींस कुछ ना कुछ फैक्टर्स है यहाँ पे जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग को देखेंगे। कौन कौन से फैक्टर आते हैं? तो फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आता है, पहली चीज तो पीएच। क्या आता है? पीएच आता है। पीएच के साथ ही साथ इसमें आता है टेम्परेचर। ओके, क्या आएगा? टेम्परेचर आएगा। टेम्परेचर के साथ ही साथ कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, कंसंट्रेशन, किस किस का कंसंट्रेशन? एक तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कंसंट्रेशन कितना है। मींस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ ही साथ यहाँ पे CO2 का भी कंसंट्रेशन जो है वो देखना पड़ेगा। तो ये जो है, हाँ, पार्शियल प्रेशर कहेंगे उसे। ठीक, वेरी गुड बेटा। तो पार्शियल प्रेशर, पीएच, टेम्परेचर, तो ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से प्रॉपरली बाइंड कर जाए। ठीक है, तो बाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग अभी जो समझेंगे वो क्या समझेंगे बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हम समझेंगे सबसे पहले। तो देखो बेटा, सबसे पहले वंस अगेन मैं आपको यहाँ पे क्या चीज, हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है? रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट मतलब यदि मैं यहाँ पे देखूं तो इस तरह से हीमोग्लोबिन जो है इसमें एक हीम आयन जो होता है उसमें 4 ग्लोबुलिन चेन होती है, और ये जो 4 ग्लोबुलिन जो पार्ट है तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 आयरन होंगे, और इस तरह से 4 ये चेन जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो चारों भी जगह पे एक एक ऑक्सीजन आके, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड करेगा, एक यहाँ पे बाइंड करेगा, एक यहाँ पे बाइंड करेगा, और एक यहाँ पे बाइंड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी बाइंड नहीं करते ये। बाइंड कब करेंगे? बाइंड तो तब करेगा जब एक यदि ऑक्सीजन प्रॉपरली यहाँ पे आके बाइंड कर गया। देखो ऑक्सीजन चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जब एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा तब दूसरे ऑक्सीजन की जगह खुलेगी, तब जाके दूसरा ऑक्सीजन बाइंड करेगा। फिर दूसरा बाइंड किया तब तीसरे के लिए जगह ओपन होंगी, तब तीसरा बाइंड करेगा। फिर चौथे के लिए जगह ओपन होंगी तब फोर्थ वाला आके बाइंड करेगा। समझ गए? तो इस तरह से यहाँ पे 1 बाय 1, ठीक है, ये बाइंड करता है। तो इसके लिए अब यहाँ पे जो है इसे हमें समझना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व जो है, जिसके हेल्प से हम लोग ऑक्सीजन कितना अच्छी तरह से हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है वो हम समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो बाइंडिंग की यदि हम बात करें तो चलो पहले थोड़ा सा और थ्योरी हम देख लेते हैं बेटा। एक एक लाइन हमारा एनसीईआरटी का भी क्लियर होना जरूरी है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, क्या चीज, ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने जो देखे, जस्ट वेट, क्या चीज, ऑक्सीजन की बाइंडिंग हम देखे तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर में बाइंड कर सकता है। रिवर्सिबल मैनर मींस हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ये इस तरह से HbO2 जो है ये भी बन सकता है, और HbO2 जो बना वही रिटर्न बैक भी हो सकता है। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल मैनर। मतलब जब जरूरत होगी तब ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा, और जब जरूरत नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को छोड़ देगा। ठीक है, ऑलरेडी ये हम लोगों ने पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, देख चुके हैं बेटा। क्या चीज, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, तो बाइंडिंग जो होती है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की, ये पार्शियली रिलेटेड होती है। नंबर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पहली चीज तो यही आएगा, कितना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। सेकंड आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड आता है क्या चीज, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फोर्थ आता है टेम्परेचर। ये फैक्टर है बेटा जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये डायग्राम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हूं बेटा। ठीक है, क्या चीज, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व देख रहे हैं।
तो इसमें देखिए बेटा, फर्स्टली क्या चीज, ये जो ऑक्सीजन है ये लंग्स से आया, लंग्स से आते ही डायरेक्टली 3% तो प्लाज्मा में है, ठीक है। लंग से जब आ रहा है तो यहाँ पे यदि हम देखें तो इसमें 3% जो है वो तो प्लाज्मा में इधर चला गया, लेकिन बाकी का जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग यदि हम देखें तो 97% जो है वो आरबीसी में गया, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ जाकर के वो बाइंड कर गया। अब बाइंड करने के बाद अब ये क्या होगा, इधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद फाइनली अब यहाँ पे प्रेजेंट है सेल्स, यहाँ पे प्रेजेंट है टिश्यू, तो ये सेल्स और टिश्यूज को क्या करेगा, डिलीवर कर देगा। हो गई डिलीवरी। अब डिलीवरी के बाद अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो है, तो पहली चीज तो हमको देखिए, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन जो है ये समझना है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से किस तरह से बाइंड कर रहा है, कैसी उसकी एफिनिटी है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इसको समझना है तो जब हम प्लॉट करेंगे एक ग्राफ, ठीक है, तो इस ग्राफ में हम लोग एक साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं और इधर परसेंटेज सेचुरेशन कितना होता है हीमोग्लोबिन से, इसको जब हम देखते हैं तो इस तरह से ग्राफ जो प्लॉटेड होता है तो ये कहलाता है बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एक ग्राफ हम लोगों को मिलेगा जो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसमें परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ कितना हो रहा है और एक्चुअली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था। तो इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ओके, समझ में आया। तो ये जो है बेटा, ये हाईली यूजफुल होता है कि कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं, ठीक है, कितना ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू तक के डिलीवर होगा, कितना लंग्स में गया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कितना है और उसकी बाइंडिंग जो है वो किस तरह से हो रही है हीमोग्लोबिन से, ये सारी चीजें। तो अब देखिए यहाँ पे एल्वेओलाई जो है, यदि हम एल्वेओलाई की बात करें तो एल्वेओलाई के पास बेटा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही है और सबसे कम जो है वो क्या चीज है, सबसे कम यहाँ पे प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलो इस डायग्राम को समझते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो ये हो गया एल्वेओलाई, तो एल्वेओलाई पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होने की वजह से एल्वेओलाई से ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली डिफ्यूज होके कहां पहुंच गया, डिफ्यूज होके सीधे ब्लड में आ गया है, ठीक है। मींस हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है कहां पे, एल्वेओलाई में। बट यहीं पे यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन यहाँ पे बहुत कम है, बट इधर ज्यादा है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, बट इधर साइड जो है ऑक्सीजन ज्यादा है। तो हमें मालूम बेटा, पार्शियल प्रेशर जिसका भी जिधर ज्यादा रहेगा वो अपने हाई से अपने लो की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अपने इधर से इधर चला जाएगा और ऑक्सीजन जो है एल्वेओलाई से कहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा आता है क्या चीज, अब यहाँ पे देखिए साथ ही साथ जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है, क्या चीज, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन की यदि हम बात करें बेटा तो आपको याद होगा जितने ज्यादा H+ आयन होंगे उतना पीएच जो है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, और जितने कम H+ आयन रहेंगे उतना पीएच जो है वो बढ़ते जाता है, मतलब अल्कलाइन की तरफ जाता है। तो अब देखिए बेटा, ये जो हम बात कर रहे हैं ये कहां की बात कर रहे हैं हम, इन एल्वेओलाई। हम ये जो बात कर रहे हैं एल्वेओलाई नहीं कहते, हम लंग्स के पास की बात कर रहे हैं। तो ये जो लंग्स के पास यदि हम देखें तो लंग्स में बेटा जो कि एल्वेओलाई और ब्लड है, तो इनके बीच में क्या क्या कंडीशन बन रही है। कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आ रही है कि कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयन का वो काफी ज्यादा है,
या कम है? कम है। लेजर H+ कंसेंट्रेशन, कहाँ की बात हो रही है? यहाँ की बात हो रही है। ओके, टेम्परेचर भी यहाँ पे बहुत कम है, और ये दोनों फैक्टर्स जो है बेटा ये फेवर करते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन यहां पर हो जाए। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा टेंशन ना लो, ये थोड़ी देर के बाद मैं आपका क्लियर करवा दूंगा, बहुत ही इजी पोर्शन है ये। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन होता है इस पार्ट को लेकर के, बट मैं आपको ये क्लियर करवा दे रहा हूं कि ये कैसे होगा और ये क्या होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये वाले जो पोर्शन है इसको, और इसी के आगे जो आता है बेटा इसके जस्ट अपोजिट यदि हम टिश्यू की भी बात करते हैं तो जो टिश्यू है उसको भी हम समझेंगे, तो उसकी हेल्प से हमको दोनों भी पार्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे अभी। तो देखिए बेटा, फर्स्टली सबसे पहले यहाँ पे जो फैक्टर्स है अफेक्टिंग ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर, क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, ये हम समझेंगे। फैक्टर फॉर, क्या बता रहा हूं मैं आपको, जो फैक्टर है अफेक्टिंग एफिनिटी ऑफ, फॉर नहीं आएगा, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग, क्या लिखा गया, अफेक्टिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ओके, फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक, जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने में हेल्प करेगा, तो ये क्या है, ये कैसे आएगा, तो ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे अभी। ओके, तो अब फैक्टर की यदि हम बात करें तो पहली चीज तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि ये कैसे यहाँ पे अफेक्ट करता है। तो अफेक्ट करने के लिए पहली चीज तो देखो, ये हो गया एल्वेओलाई, एल्वेओलाई के पास यहाँ पे ये हो गया ब्लड, और इस ब्लड में यदि हम देखें तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है आरबीसी। अब कलर जो अलग ले लिया मैंने, को यहाँ पे आरबीसी के लिए रेड कलर चाहिए था बट नहीं हो पाया। तो इधर से ऑक्सीजन जो है ये एक तो प्लाज्मा में आ गई 3%, और 97% जो ऑक्सीजन है ये डायरेक्ट पहुंच गया आरबीसी में। ठीक है, अब 97% जब आरबीसी में पहुंच गया तो अब देखो क्या होता है, यहां पे जैसे कि हीमोग्लोबिन जो है इसको मैं इस तरह से बना रहा हूं, ठीक है, और इस तरह से हीमोग्लोबिन को के पास ऑक्सीजन को लेने के लिए ऐसी 4 साइट है, दिखाई दे रही है। तो एक बार ऑक्सीजन आया यहां पे बाइंड कर जाएगा, लेकिन जब यहां पे बाइंड किया तो उसके पहले इधर की ये सारी साइड जो है वो क्लोज है। ठीक है, ऑक्सीजन तो यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन तो बहुत सारे प्रेजेंट है, लेकिन क्या सारे के सारे ऑक्सीजन एक साथ बाइंड कर पा रहे हैं क्या? नहीं, सबसे पहले एक ऑक्सीजन आएगा और ये बाइंड कर गया। अब एक ऑक्सीजन आके बाइंड कर गया, बाइंड करने के बाद अब यहां पे क्या होगा, नेक्स्ट वाला ऑक्सीजन आएगा, तो नेक्स्ट वाला ऑक्सीजन आकर के अब यहां पे बाइंड करेगा, तब ये तीसरी वाली ओपन हुई, फिर यहां बाइंड करेगा, फिर फोर्थ ओपन होगा, फिर यहां बाइंड करेगा, फिर इसके बाद और बाइंड करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसी को यदि हम लोग एक ग्राफ के बेसिस पे प्लॉट करें, ठीक है, इसको यदि हम एक ग्राफ के बेसिस पे प्लॉट करें तो हमारे लिए यहाँ पे जो रिजल्ट्स निकल के आएगा वो एक कर्व आता है, और उस कर्व को कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो इस कर्व में देखिए बेटा, आप लोगों को जो एक्सप्लेन किया है यहां पे क्या बताया हुआ है, यहां पे देखिए इधर साइड जब हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20, 40, 60, 80 एंड 100 mmSg में बताया है।
इधर बेटा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग होती है तो कितना परसेंट सेचुरेशन होते जाएगा, ये इस चीज को बताया हुआ है। समझ गए? तो शुरुआती दौर पे देखो पार्शियल प्रेशर बहुत कम है, पार्शियल प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन बहुत कम जुड़ा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बना। फिर पार्शियल प्रेशर और बढ़ा तो ऑक्सीजन पहले एक मॉलिक्यूल जुड़ा था, फिर दो जुड़े, फिर पार्शियल प्रेशर और बढ़ा तो मॉलिक्यूल और ज्यादा जुड़ गए, फिर पार्शियल प्रेशर और बढ़ा तो मॉलिक्यूल और यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यूस जो है वो होते जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, ये ग्राफ जो है, ठीक है, अब जनरली पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो मैं जो बताना चाह रहा हूं ये इस तरह से, तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए, बट ऐसा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है। कैसा आता है? सिग्मोइड कर्व बनता है। सिग्मोइड कर्व का मतलब ये है कि पार्शियल प्रेशर जो है ये बढ़ते जा रहा है, तो पार्शियल प्रेशर के साथ ही साथ एफिनिटी जो है वो क्या होती जाएगी, ये बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। एक टाइम के बाद बढ़ने के बाद फिर वो बढ़ना बंद कर दी। दिखाई दे रहा हो बेटा? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है एफिनिटी इतनी हुई, फिर और बढ़ा है तो इतनी हुई, फिर और गए तो एफिनिटी कुछ इस तरह से बढ़ते गई है, और एक टाइम के बाद कम। मतलब देखो शुरुआत में ऑक्सीजन बहुत कम है तो धीरे धीरे वो थोड़े थोड़े जुड़ रही है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ते जा रहा है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो रहा है, लिमिटेड जुड़ रही है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा वो जुड़ जाती है, और एक बार के बाद फिर सेचुरेशन स्टेज आ जाती है, मतलब और फ्री हीमोग्लोबिन वहां पे प्रेजेंट नहीं है, या फिर हीमोग्लोबिन के पास फ्री साइट वहां पे प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से अब ये जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा ग्राफ। ये इस तरह से ये जो ग्राफ है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी किस तरह से है। तो यही एफिनिटी बेटा, ये वाला जो मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले समझाया, ये वाला पार्ट, इससे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा? हेलो, एक बार रिस्पॉन्स कर दो बेटा, यहां तक के सभी चीज क्लियर है क्या? हाँ बेटा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ चलो, वेरी गुड। अभी बेटा कुछ पार्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा ना तो पिछला वाला पोर्शन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे कंसेप्ट बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है हमारा, ठीक है, तो एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है, अब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन तो बाइंड हो गए हैं, ठीक है, अब ये बाइंड होके कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो अब देखो बेटा, इसको थोड़ा सा एक स्टोरी के बेसिस पे हम समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि हीमोग्लोबिन जो है ये एक पर्सन है और इसका एक पक्का दोस्त है, ठीक है, पक्का जो दोस्त है वो ऑक्सीजन है, और इन दोनों की ना बहुत अच्छी बनती है, बचपन की दोस्ती आ रही है। अब बचपन की दोस्ती यारी होने की वजह से ये बचपन से तो साथ में रहे हैं, ठीक है, और साथ में रहने के साथ साथ अब क्या होता है कि एक टाइम के बाद और दोस्ती यारी जब बढ़ती है तो यहाँ पे एक और पर्सन है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये सबसे बड़ा इन दोनों की दोस्ती का दुश्मन है। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की आपस में बनती नहीं, वो आग लगा देता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब जब आग लगा देता है तो ये जो है इन दोनों की बनती नहीं, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो ये दोनों साथ में बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आया तो ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ होता है इनके बीच में। ठीक है, चलो, ये एक कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बहुत कम है। कहाँ की बात कर रहे हैं बेटा? हम लंग्स की बात कर रहे हैं। तो लंग्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन कम है तो बहुत अच्छी जो दोस्ती यारी जो रहेगी वो किसकी किसकी रहेंगी साथ में? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की। मतलब यहाँ पे वो क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में उनकी दोस्ती को हम एक नाम देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस का एक डाउट आया कि ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बाइंड क्यों होते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो हीमोग्लोबिन का यदि मैं इस तरह से स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर जो होता है बेटा, तो ये सारी जो बाइंडिंग साइट है ये क्लोज है अभी। जब ये एक ही बाइंडिंग साइट ओपन होती है और जब एक ऑक्सीजन आके यहाँ पे जब बाइंड कर जाता है तब बेटा ये दूसरे ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए ये जगह फ्री होती है,
ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक घर में जाना है, एक घर में पहला एंट्री गेट तो यही रहेगा, दूसरा इधर रहेगा, तीसरा इधर, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसी तरह से जाओगे, ऐसे जाओगे ना आप। तो पहला आप नंबर 1 दरवाजे पे आओगे, फिर दूसरे पे आओगे, तीसरे पे आओगे, तो एज इट इज ऑक्सीजन एक आया तो यहाँ पे, अब दूसरा ऑक्सीजन आया उसको यहाँ जगह नहीं मिली तो यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तीसरा ऑक्सीजन आया उसको यहाँ जगह नहीं मिली तो और आगे बढ़ जाएगा, यहाँ जुड़ेगा, अगला ऑक्सीजन आया उसको वहां जगह नहीं मिली तो आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे जगह ही नहीं है तो उसको वापस जाना पड़ेगा, मीन सेचुरेशन। ये चीज है, ऐसा होता है। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसके बाद देखिए, हम लोग जो कंसेप्ट समझ रहे हैं अभी, तो इसमें अभी देखिए एफिनिटी को हम समझ रहे हैं। तो एफिनिटी जो है, तो फाइनली अभी देखो क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है ये इस तरह से आरबीसी की हेल्प से यहां पे पहुंच गया है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो पोर्शन है ना इसको हम थोड़ा सा इधर वाला पार्ट छोटा कर देते हैं, इधर वाला बड़ा कर लेते हैं। देखो अभी यहाँ पे ये जो हो गया, ये हो गया एल्वेओलाई। एल्वेओलाई के बाद फिर यहाँ पे ये आ गया क्या चीज, ये हो गया ब्लड। अभी ब्लड की हेल्प से ऑक्सीजन जो है ये इधर ऐसा ट्रांसपोर्ट हुआ। ट्रांसपोर्ट होने के बाद अब यहाँ पे जो है ये एक टिश्यू है, एक सेल्स है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसा बना लेते हैं। तो ये टिश्यू और सेल्स है जिसको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की। तो अब देखिए ऑक्सीजन जो है, यदि हम देखें ये इस तरह से, ये डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहां पे ये ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन एक तो आरबीसी के फॉर्म में, और दूसरा ऑक्सीजन जो आ रहा है वो प्लाज्मा की हेल्प से जा रहा है। तो प्लाज्मा की हेल्प से जो ऑक्सीजन आया, जो डिजॉल्व स्टेज में आया, वो 3% आया था। तो 3% वाला डायरेक्टली डिलीवर हो जाता है टिश्यू या सेल्स को। ठीक है, हो गया डिलीवर। लेकिन अभी यहां पे जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ आ रहा है, ठीक है, अब जो ऑक्सीजन जो है वो ये आरबीसी हो गई। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ आ रहा है, इसको भी हम उसी तरह से बनाते हैं जैसे मैंने आपको समझाया था पहले। ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ध्यान से समझना जो बता रहा हूं मैं। अब यहां पे देखो हुआ ये कि ऑक्सीजन जो है वो चाहिए किसको? इस सेल्स को, इस टिश्यू को। ये रो रहा है, ये तड़प रहा है बेचारा, ये बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन मुझे ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन दे। बट हो क्या रहा है? ये देने का ही नाम नहीं ले रहा है। अब जब ये देने का नाम ही नहीं ले रहा है तो इसके पास क्या बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसको आ जाता है गुस्सा, अच्छा बेटा तू मुझे नहीं देगा, रुक अब देख मैं क्या करता हूं। तो फाइनली ये जो सेल्स है उसने डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड इधर भिजवा दिया। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इधर आया तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आते ही क्या होगा, यहां पर ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जानी दुश्मन है। कार्बन डाइऑक्साइड के रहते में हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ नहीं रह पाएगा। समझ रहे हो? ओके, तो जैसे ही सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसी में रिलीज किया, ठीक है, जैसे ही सेल्स ने आरबीसी में रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आते ही अब क्या होगा, यहां पे ये एक ऑक्सीजन जो है सेल्स को दे देगा। सारे नहीं देता है, एक ही ऑक्सीजन देगा। ठीक है, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आ गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के चलते में देखो
इसके पास 4 ऑक्सीजन और एक ही कार्बन डाइऑक्साइड यदि आया है, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन जो है वो सेल्स को दे देगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है क्या चीज बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद अगेन अभी भी उसको और चाहिए, और चाहिए तो मान ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा। तो क्या होता है बेटा, ये जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर ना एक रिएक्शन होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे और आते जा रही, आते जा रही, आते जा रही, उसके बाद भी ये छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आती क्या करती है, यहाँ पे उसको मिलता है वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये H2O के साथ रिएक्ट करेंगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जब H2O के साथ रिएक्ट करती है तो रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बनता है बेटा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, 2 नहीं लिखाया, H2CO3 बन जाएगा। और ये H2CO3 जो है आगे चल के ये डिफ्यूज हो जाता है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है H+N HCO3 माइनस में। तो अब देखो, थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी H+ आयन जो है इसका अमाउंट बढ़ेगा तो यहां पे क्या होगा बेटा, एसिडिटी बढ़ते जाएंगे। तो देखो, पहला दुश्मन तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था। फैक्टर क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक आया तो एक हीमोग्लोबिन छोड़ दिया। दूसरा, अब H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, मतलब पीएच जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब पीएच डिक्रीज हो रहा है। तो H+ आयन की वजह से भी वो अब क्या करेगा, अगेन एक और ऑक्सीजन जो है टिश्यू को डिलीवर कर देगा। अभी टिश्यू बोल रहा है भैया और दो, और दो, और दो, अभी भी मानने को तैयार ही नहीं है। तो अब क्या होगा फाइनली यहां पर, अभी इसके बाद सेल को और गुस्सा आता है। तो सेल में क्या बनता मालूम है आपको, जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो यहां पे बनता है एटीपी, याद है आपको। और एटीपी जब फॉर्म होता है, तो एटीपी जब फॉर्म होगा तो मुझे बताओ क्या होगा, हीट रिलीज होती है। हीट मींस एटीपी की वजह से यहां पर फाइनली क्या चीज, टेम्परेचर जो है ये भी इंक्रीज हो जाता है। तो टिश्यू में टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से फिर से ऑक्सीजन जो है ज्यादा टेम्परेचर पे हीमोग्लोबिन के साथ नहीं रह सकता। तो इस तरह से अगेन क्या होगा, एक और ऑक्सीजन छोड़ देगा, लेकिन लास्ट में वो जाते जाते एक ऑक्सीजन तो अपने पास रखेगा ही रखेगा और लेके वापस जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से यहां पे मैकेनिज्म हो रही है कि जब ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, ठीक है, तब। तो अब यहां पे मुझे बताओ कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। देखो, मैं ये बाइकार्बोनेट वाली रिएक्शन जो है वो फिर से लिख देता हूं आप लोगों के लिए। इतना समझ में आया बेटा आप लोगों को? हेलो? तो फैक्टर कौन कौन से काम कर रहे हैं, तो वापस से हम वहीं पर आते हैं। जस्ट वेट, यहां पे क्या बता रहा था मैं आपको, यार सारा चला गया। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे वापस से हम लोग इसी कर्व पे आते हैं जो हम लोग यहां पे देख रहे थे, ये वाला। ओके, तो यहां पे देखिए बेटा क्या चीज, जो फैक्टर्स जो है, ठीक है, ये काम कर रहे हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स यहां पे काम करते हैं वो हम समझेंगे। तो यहां पे देखिए बेटा, अब वहां पे उस ग्राफ को मैं यहां पे समझा रहा हूं आपको। पहली चीज तो ऑक्सीजन का कर्व कुछ इस तरह से था, ठीक है। लेकिन जब हम आ गए इन टिश्यू में, टिश्यू की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो टिश्यू में आते ही क्या होगा बेटा, ये जो ओरिजिनल कर्व है वो ऐसा ना रहकर ऐसा हो गया, नीचे डाउन हो गया। तो इन टिश्यू में यदि हम देखें
तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, H+ आयन का कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा तो एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, किसकी, हीमोग्लोबिन की, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन क्या होंगी बताओ, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे क्या चीज, एफिनिटी यदि हम देखें, ठीक है, तो एफिनिटी जो है वो किसकी बेटा, ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, ये क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। ओके, ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, एरो से समझेंगे। तो एफिनिटी डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये एरो मार्क से ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि ये टिश्यू में, तो इसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है बेटा, ये यहां से इधर नीचे साइड में सरक गया। कहां पे, इधर साइड। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है, क्या बोलते हैं इसे, ये शिफ्ट टू राइट साइड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, तो ये जो है शिफ्ट टू राइट, इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। समझे, मतलब अभी देखिए पार्शियल प्रेशर सेम है, ये पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 40 ही है, तो 40 पार्शियल प्रेशर पे पहले इतना था, अभी क्या होगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे Hb का सेचुरेशन जो है, ठीक है, ये बढ़ रहा था पहले, पार्शियल प्रेशर उतना ही है, बट पहले के पार्शियल प्रेशर पे देखो ये ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड थी। समझ रहे हैं ना बेटा, सबसे पहले यहाँ पे देखो, जहां पे मेरा नाम आता है ना, देखो ये यहाँ पे डॉट भी बना रहा हूं, और इधर क्या हुआ बेटा, ये एफिनिटी कम हो गई। किन की वजह से कम हुई बेटा, तो यहाँ पे ये कुछ फैक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये फैक्टर्स को आप अच्छी तरह से याद कर लो बेटा, कि टिश्यूज में क्या क्या हो रहा है और इन सब की वजह से यहाँ पे क्या होता है। चलो, ये वाला पार्ट समझ में आ गया क्या बेटा, दुश्मनी समझ में आ गई, टिश्यू में क्या हो रही थी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ यदि नहीं समझाऊंगा किसी को तो। ठीक है, वंस अगेन देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है इसे समझ रहे हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में एक साइड बेटा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ कितना सेचुरेशन है, सेचुरेशन मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कितना ज्यादा बाइंड कर रहा है, कितनी अच्छी एफिनिटी है, वो इस साइड के ग्राफ में समझ में आएगा। और इधर साइड के ग्राफ में बेटा हम लोगों को ऑक्सीजन का एक्चुअली पार्शियल प्रेशर कितना है, ये यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो टिश्यूज में जो होता है, क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो हमें मालूम है बेटा कि टिश्यू में जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बहुत हाई है, तो हाई होने की वजह से टिश्यू से डायरेक्टली जो ऑक्सीजन है, सॉरी, टिश्यू से डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि ये हम यदि ये ब्लड बना रहे हैं और यहाँ पे ये टिश्यू और सेल्स है, तो डायरेक्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां पे आ जाएगा बेटा, ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में आते ही जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में आता है तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे कैसी होती है रिएक्शन। तो यहाँ पे बेटा एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे H2CO3 यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये डायरेक्टली अपने आप नहीं बन जाता बेटा, आरबीसी में और प्लाज्मा में दोनों भी जगह बन रहा है, बट प्लाज्मा में ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, आरबीसी में ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। बेटा ये आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन है, डर लग रहा है तो आपको याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है तो याद कर सकते हो वैसे भी। तो ये जो है रिएक्शन बेटा, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आगे चल के डिसोसिएट हो जाएगा H+ में और SCO3- में। तो ये H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा उतना पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा, और एसिडिक पीएच पे फिर से बेटा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा। और थर्ड बेटा, टिश्यू में क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। कौन सा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है बताओ,
तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की हम बात करें तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, ग्लूकोज जो है इसका ब्रेकडाउन हो रहा है और एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस ग्लाइकोलाइसिस। तो इस प्रोसेस में बेटा क्या चीज, हीट रिलीज होती है। तो हीट रिलीज होने की वजह से क्या होगा, अगेन यहाँ पे टेम्परेचर जो रहेगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तब भी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है वो कम हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो बहुत मायने देते हैं, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एफिनिटी को क्या करते हैं, कम करके रखते हैं। समझ में आ गया। तो ये पार्ट हम लोगों ने जो है कहाँ देखे, ये पार्ट हम लोगों ने टिश्यूज में देखे। अब हम लोग बेटा इसी पार्ट को लंग्स में समझेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए फैक्टर अफिनिटी जो हम देख रहे थे, अब ऑक्सीजन के लिए कैसा है, ये जैसे कि ये हमारा लंग्स हो गया, लंग्स में ये एल्वियोलाई हो गया, एल्वियोलाई के बाद ये जो है ये इस तरह से हमारा ब्लड कैपिलरी हो गया, ब्लड कैपिलरी के बाद यहाँ पे ये आरबीसी है और आरबीसी के साथ इस तरह से यहाँ पे हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के पास एक ऑक्सीजन है, लेकिन एक ऑक्सीजन के साथ ही साथ यहाँ पे इसके पास H+ आयन भी है और इसके पास CO2 भी है, ठीक है। तो अब देखो बेटा ये हमारा जो एल्वियोलाई की यदि हम बात कर रहे हैं, तो एल्वियोलाई की यदि हम बात करें तो ऑलरेडी बेटा यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रही है, टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम होने के बाद बेटा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी ऑलरेडी कम है। तो यहाँ पे जो CO2 का कंसंट्रेशन जब ज्यादा है तो ये डायरेक्टली यहाँ से इधर चला जाएगा, समझ गया, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है तो यहां से जब डायरेक्टली इधर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से अब क्या होगा बेटा, इधर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन डायरेक्टली इधर आ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है तो बेटा ये H+ आयन की भी जरूरत नहीं थी, तो ये वापस से बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा, वापस से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वापस से फिर से इधर चली जाएगी। तो इसकी वजह से टेम्परेचर जो है कम हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी कम हो गया, मतलब पीएच जो है इंक्रीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी कम हो गया और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है, ओके। तो जब इस तरह से ये रिएक्शन होती है तो अब यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो कैसे बनेगा, ये कहाँ की बात हो रही है बेटा, ये बात हो रही है एल्वेओलाई की बात हो रही है, ठीक है, ये एल्वेओलाई है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, क्या है ये एल्वेओलाई की बात हो रही है। तो एल्वेओलाई में बेटा कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पे बन रही है, समझ गए। तो अब एल्वेओलाई में जब ये कंडीशन बनी तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो एल्वेओलाई में ये जब कंडीशन बनी तो देखो पहले तो हमारा ये जो अगेन ग्राफ बनाते हैं इस तरह से था, एक ग्राफ जो CO2 के कंसंट्रेशन बढ़ने से ऐसा हो गया था, अब यही ग्राफ जो है ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है पार्शियल प्रेशर देखो ये 40 mmHg ही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उतना ही है, ठीक है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं आया है। बट सेम पार्शियल प्रेशर पे देखो तीन तरीके से ग्राफ बनेगा, एक तो यहाँ पे बनेगा, एक तो यहाँ पे बनेगा और एक तो यहाँ पे बनेगा, समझे। ये थोड़ा सा ऊपर लिखा गया, ये ग्राफ को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इस तरह से। तो सेम पार्शियल प्रेशर है बेटा और सेम पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से एफिनिटी आप देखिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से जो एफिनिटी है, ठीक, वन बाय वन समझते हैं, एक ये वाला पार्ट समझेंगे, एक ये वाला पार्ट समझेंगे, एक ये वाला पार्ट समझेंगे। तो ये वाली बेटा नॉर्मल कंडीशन है, एक स्टैंडर्ड जो डायग्राम है वो है हमारा। ये वाली जो कंडीशन है ये कहाँ पे आ रही है बेटा, इन टिश्यू में हो रहा है, और ये वाली जो कंडीशन है वो कहां पर हो रहा है, इन एल्वेओलाई में हो रहा है। समझ में आ गया। टिश्यू में क्या क्यों हुआ ऐसा बताओ, टिश्यू में ऐसा होने का रीजन क्या था, तो टिश्यू में होने का रीजन कार्बन डाइऑक्साइड, H+ आयन और टेम्परेचर, ये सभी के सभी क्या हो रहे थे बेटा, बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, साथ ही साथ क्या हो रहा था बेटा, टेम्परेचर, साथ ही साथ क्या हो रहा था, हाइड्रोजन आयन H+ आयन जो है इसका कंसंट्रेशन। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन जो है ये भी क्या हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। तो ये सारी चीजें इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे ये मैकेनिज्म्स हो रही थी। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे बेटा हम लोगों ने प्रोसेस देखे। ठीक है, तो अब देखिए बेटा एग्जाम में कार्बन डाइऑक्साइड, अब H+ आयन का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या चीज, एक तो H+ आयन का कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होता है तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है, उसे कहते हैं बोहर इफेक्ट। एक साइंटिस्ट है बेटा, उन्होंने दिए थे और उनके नाम पे ही इसे बोहर इफेक्ट कहते हैं। अब ये क्या होता है इसका भी डेफिनेशन में आप लोगों को बता दे रहा हूं। बोहर इफेक्ट का मतलब ये है कि इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+ आयन, तो डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ Hb फॉर ऑक्सीजन। लिख के रख लेना, क्या चीज, increase concentration of CO2 and H+ ion, so decrease affinity of Hb to ऑक्सीजन। ठीक है, एफिनिटी Hb2 नहीं बोलेंगे, Hb फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, ये समझ में आ रहा ना बेटा आप लोगों को जो बता रहा चाह रहा हूं मैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि कंसंट्रेशन H+ आयन का और CO2 का बढ़ रहा है। इसे बोहर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बोहर इफेक्ट, जिसकी वजह से जो कर्व है, ठीक है, क्या चीज, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो रहेगा वो शिफ्ट टू राइट। समझ में आया, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इस कंडीशन में क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। पहली चीज तो जो फैक्टर्स है कितना यहाँ पे आएगा, तो ये जो फैक्टर्स है क्या हो रहा है टिश्यूज में, ये आप लोगों को याद रखना है। नॉर्मल कंडीशन में कुछ नहीं हो रहा। अब हम एल्वियोलाई की बात करेंगे बेटा, इतना समझ में आ गया। तो यही चीज बेटा हम लोग एल्वियोलाई में यदि हम देखते हैं तो एल्वियोलाई में सारी कंडीशन जस्ट अपोजिट रहती है, तो फिर यहाँ पे हमको बोहर इफेक्ट नहीं पढ़ना है। एल्वियोलाई जो है यहाँ पे क्या होता है, तो एल्वियोलाई में कंडीशन जस्ट अपोजिट आएंगी। ठीक है, क्या होगा, एल्वियोलाई की यदि हम बात करें तो एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन ये भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कर्व जो है वो शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहां पे जो कर्व रहेगा शिफ्ट टू लेफ्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं बेटा कि कब कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है और कब राइट साइड में शिफ्ट होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो बताओ कर्व किधर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो बताओ कर्व किधर जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया बेटा, इतने कंसेप्ट क्लियर हुए, जो भी मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं सारी चीजें क्लियर हो गया आप लोगों को। वेरी गुड, यहां तक के जो भी पार्ट है किसी को कुछ पूछना है। अब थोड़ा सा वापस से हम अपने स्लाइड पे आते हैं और एक एक पार्ट जो है हमारा स्लाइड का वो हम देखेंगे। क्वेश्चन रिपीट करना है, ठीक है बेटा, एक बार कर्व बताना है। ठीक है, बता दे रहा हूं, देखो सारा कुछ क्लीन करता हूं फिर से समझाता हूं। ठीक है, देखिए बेटा कर्व हम देख रहे हैं,
ये कर्व है, ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। नॉर्मली ये जो होता है ये सिग्मोइड है। कैसा है बेटा? ये सिग्मोइड। सिग्मोइड में एक तो ये नीचे साइड आ रहा है, नीचे नहीं बोलते इसको, इधर राइट बोलते हैं। ये हमारा बॉडी का जैसा लेफ्ट राइट नहीं है, ठीक है, ये इधर जाता है तो लेफ्ट होता है। लेफ्ट हो रहा मतलब इधर क्या हो रहा है बेटा? Hb और O2 की एफिनिटी बढ़ रही है। इधर साइड आ रहा है तो Hb और O2 की एफिनिटी कम हो रही है। रीजन क्या है Hb और O2 की एफिनिटी का बढ़ना और कम होना? तो रीजन है बेटा कुछ फैक्टर जो Hb O2 की एफिनिटी कम और ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे रीजन यही है कि यहाँ पे आता है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आता है H+ आयन कंसेंट्रेशन, यहाँ पे आता है टेम्परेचर। तो बेटा हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में ये तीनों भी क्या रहते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा होने की वजह से क्या है, टिश्यू में आते ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो कर्व यदि हम देखेंगे और प्लॉट करेंगे तो वो नॉर्मल सिग्मोइड से राइट साइड में झुक जाता है। लेकिन यही चीज हम एल्वेओलाई में यदि हम देखेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड H+ और टेम्परेचर सारे के सारे क्या होते हैं? कम होते हैं। टिश्यू में ज्यादा थे बट लंग्स में क्या होंगे? कम होंगे। कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अच्छी तरह से बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से कर्व जो है वो लेफ्ट साइड में चला जाता है। कर्व का लेफ्ट साइड में जाना मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की एफिनिटी को स्ट्रांग बता रहा है, और कर्व का राइट साइड में आना मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी को बहुत कम बता रहा है। अभी समझा? रिपीट कर दिया बेटा मैंने, फिर से क्वेश्चन भी रिपीट कर दिया, कर्व भी मैंने फिर से समझा दिया। और कोई पर्सन है बेटा जिसको कुछ डाउट है? यदि हो तो आप पूछ सकते हो। एल्वेओलाई वाला सेक्शन फिर से एक्सप्लेन करना है हर्षिता। ठीक है बेटा। देखिए बेटा एल्वेओलाई में क्या हो रहा है, तो ये एल्वेओलाई है, ओके, और इसी के साथ साथ ये हमारा ब्लड है। अब आपको मालूम है एल्वेओलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है कितना होता है बेटा? बताओ। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 होता है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 40 mmHg होता है। तो इतना पार्शियल प्रेशर होने की वजह से ऑक्सीजन डायरेक्टली एल्वेओलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आया। जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आया तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना हो गया बेटा? 95 mmHg हो गया। 95 mmHg होने के बाद यहाँ पे प्रेजेंट है आरबीसी। तो ऑक्सीजन जो है अब क्या होगा बेटा? कुछ परसेंट प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा में कुछ परसेंट क्या होगा? डिजोल्व हो जाएगा। ये येलो कलर से मार्क कर रहा हूं मैं। तो ये कुछ परसेंट जो ऑक्सीजन जो है ये प्लाज्मा में क्या हो गया? डिजोल्व हो गया। बट बाकी का जो रिमेनिंग है वो आरबीसी के अंदर चला गया। तो यहाँ पे प्लाज्मा में जो डिजोल्व होगा वो कितना रहेगा बेटा? यहाँ पे 3% ही प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। बट यहाँ पे 97%, ये 95 जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, और ये 97% जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है, दोनों जगह की बात हो रही बेटा, एल्वेओलाई और ये ब्लड जो है एल्वेओलाई के पास जो है टेम्परेचर कम है, पीएच जो है यहाँ पे हाई है। पीएच हाई है मतलब H+ आयन का कंसेंट्रेशन यहाँ पे कम है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे बहुत कम होती है। कहाँ पे? यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ से आके कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल गई है, ठीक है। तो ये कंडीशन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपस में क्या है? रिएक्शन होता है। समझ में आ गया? इजी है, वेरी गुड बेटा। इसमें मैं जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड का, अभी मैंने सिर्फ आपको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है यही बताया है। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में मैं यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शन समझाऊंगा बेटा। वो रिएक्शन अभी समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली कैसे जा रही है और कितने कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। वो वाला पोर्शन अभी नहीं बताया हूं मैंने, ठीक है। हाँ, एक और चीज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली है, याद रखना है
ये सारे इसमें बेटा जो हीमोग्लोबिन जो होता है सिर्फ और सिर्फ 25% ही ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर करता है और 75% ऑक्सीजन जो है वापस लेके आता है। ये याद रखना है बेटा, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। कितना? ओनली 25% ही ऑक्सीजन डिलीवर करता है, 75% जो है ऑक्सीजन जो है वो वापस लेके टिश्यू तक के जाता है। चलो तो अभी आगे वापस से अब मैं आप लोगों को फिर से जो स्लाइड में समझाया था वो एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं बेटा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन समझे। तो ऑक्सीजन में बेटा हीमोग्लोबिन रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है रिवर्सिबल मैनर में, मतलब दोनों साइड। यदि ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे HbO2 बना था और ये टिश्यू के पास जाके HbCO2 भी बन रहा है ना, मतलब ऑक्सीजन उधर डिलीवर कर रहा है और CO2 को ले ले रहा है। तो ये रिवर्सिबल मैनर नहीं रहता तो फिर एक बार हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता तो वो टिश्यू को देता ही नहीं था। बट ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है मैक्सिमम कितने? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ये हमने पढ़े। यहाँ पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो है हीमोग्लोबिन की वो रिलेटेड होती है ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, देखो जैसे कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हीमोग्लोबिन है, इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है तो इस पे दबाव पड़ रहा है, इस तरह से दबाव पड़ रहा है तो मजबूरी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ ही लेगा ना। तो इस तरह से होता है। तो बेटा जितना ज्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर होगा उतना ज्यादा अच्छी एफिनिटी होती है। बट साथ ही साथ डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को समझा देता हूं मैं थोड़ा सा पार्ट आपको। देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बकेट है, इस बकेट में वाटर है, ठीक है, या फिर एक लिक्विड है समझ लो, एक सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में एक तो H+ आयन भी रहेंगे और एक OH- आयन भी रहेंगे। तो यदि सपोज इसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ये जितना ज्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना पीएच जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। मतलब पहले यहाँ पे न्यूट्रल पीएच जो था वो 7 था, अब H+ आयन बढ़ते जाएगा तो 7 से वो कम होते जाएगा। कितना कम हो सकता है बेटा? 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। जितने ज्यादा H+ आयन बढ़ेंगे उतना पीएच क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो H+ आयन के कंसंट्रेशन का बढ़ना पीएच का एसिडिक होना बताता है। क्या बताता है? पीएच जो है वो कैसा है बेटा? एसिडिक है। समझ में आ गया? जितना H+ आयन का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है पीएच बढ़ेगा, मतलब 7 और 7 से ज्यादा भी जा सकता है। मतलब पीएच जो है वो कैसा हो जाएगा बेटा? बेसिक हो जाएगा, अल्केलाइन हो जाएगा पीएच। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। जिससे नहीं मालूम होगा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, एक तो जो यहाँ पे बता रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बेटा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। ये डायग्राम ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जनरली अब हम यहाँ पे जो समझ रहे हैं, क्या चीज समझ रहे हैं बेटा? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व। तो इसको समझने के लिए देखिए बेटा, जनरली जो कर्व होता है वो सिग्मोइड होता है। कैसा होता है बेटा? सिग्मोइड कर्व होता है। अब सिग्मोइड कर्व की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जब हम परसेंटेज सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के साथ जब हम उसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो हमको इस तरह से कर्व मिलेगा और कर्व जो रहेगा वो कैसा रहेगा? सिग्मोइड होता है, ठीक है। और ये जो सिग्मोइड कर्व है इसी को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। अब यहाँ पे इस कर्व को बनाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं, जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी को बता रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब बाइंडिंग एफिनिटी जो है, तो अब एल्वियोलाई में यदि हम देखें तो क्या हो रहा है बेटा? पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। कार्बन डाइऑक्साइड का कम होने की वजह से वो ऐसे डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते जाएगा, होते जाएगा। तो अब मुझे बताओ CO2 और H2O रिएक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। नहीं करेंगे तो H+ आयन ज्यादा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन भी यहाँ पे कम हो जाएगा। ये सब एल्वियोलाई की बात हो रही है,
समझ में आ गया? इस तरह से हुआ। टेम्परेचर भी यहाँ पे लो है क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रही है, तो टेम्परेचर भी कम रहेगा। तो ये सारे फैक्टर फेवर करते हैं जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कराएंगे। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो बेटा, इस तरह से आप लोगों को बाइंडिंग साइट दिख रही है, लेकिन एक टाइम पे एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, फिर अगला आएगा तो दूसरे टाइम पे जुड़ेगा, फिर अगेन एंड अगेन। ठीक है, लास्ट में 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आखिरी में जुड़ते हैं, तो इस तरह से HbO8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? फिर इसके बाद देखिए, यही चीज हम लोग अभी तक के एल्वेलाई में देखे थे। अब ये जो आता है, ये कहाँ पे आता है? टिश्यू में आता है। टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने की वजह से H+ आयन का कंसंट्रेशन जो रहेगा वो भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो ये कंडीशन बेटा फेवर करती है किस चीज को बेटा? डिसोसिएट कर जाता है। ये किसे डिसोसिएट करेगा? ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है यहाँ से क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो गया। समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। तो इस तरह से यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्लियरली, ठीक है, दिस क्लियरली इंडिकेट दैट, क्या बताया यहाँ पे? कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रहा है लंग्स में, लंग सरफेस पे, लेकिन ये टिश्यू में आकर क्या हो रहा है बेटा? डिसोसिएट हो जा रहा है। और हर 100 ml ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यदि कहे तो सिर्फ और सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन ही टिश्यू को डिलीवर करता है। एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नॉर्मल है, हमारा हेल्थ का कोई इश्यू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उस टाइम पे। ठीक है, यदि हम एकदम जिम कर रहे हैं, तेजी से भाग के आए हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? हमारी सेल्स को ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है। और सेल्स को जब ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा? ये 5 ml की जगह पे 20 ml जो है ऑक्सीजन डिलीवर होगा उस टाइम पे, क्योंकि डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई जो होता है वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने सिर्फ एक वर्ड बता के खत्म कर दिया, बट इसका एक्चुअली मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो बनती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन ही टिश्यू को डिलीवर होता है। तो ये था बेटा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ऑलमोस्ट टाइम भी हो चुका है। ठीक है, इसलिए जो है हम लोग आगे का जो भी पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। किसी को कुछ पूछना है, किसी के कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। एवरीथिंग इज क्लियर? एनसीईआरटी में 4 ml है? नहीं बेटा, 4 ml नहीं है बेटा। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस लूंगा तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ग्राफ के क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल टाइप से नहीं आते हैं। सिर्फ आपको ये ग्राफ जो नॉर्मल है तो कैसा है ये पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन, तो आपको मालूम है सिग्मोइड है। फिर लेफ्ट साइड में क्यों गया या राइट में क्यों आया ये पूछा जाएगा। या फिर यदि आपको ये कहा कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, टेम्परेचर कम होता है तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत कॉम्प्लिकेट टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनते बेटा यहाँ पर। हाँ 5 ml ही है बेटा। 4 ml कहाँ पढ़ लिया बेटा आपने? यस कहाँ पे पढ़े? आई डोंट नो। हीमोग्लोबिन का 25 और 75% वाला कंसेप्ट ऐसा है बेटा कि जैसे फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन है ना, तो वो एक टाइम पे टिश्यू को सिर्फ एक ही ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है। 75% वो क्या कर रहा है? वापस लेके आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 3 रह जा रही है, एक ही जा रही है। या फिर 100 ml ब्लड में सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन ही डिलीवर कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप सिर्फ इसमें 2 कंसेप्ट याद रखिए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है?
बेटा ये यस आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस लेके आ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। 17.4.2 क्या चीज है बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? यस मुझे नहीं समझा। आपके पास हार्ड कॉपी है एनसीईआरटी का? ऑक्सीजन 5 ml है, CO2 4 ml है। हाँ सही है। अभी मैंने CO2 कुछ भी नहीं बताया बेटा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही मैंने समझाया हूँ आपको। हाँ CO2 का पढ़ा है, ये ऐसा कुछ तो बोल रहे सेजल। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, कोई बात नहीं बेटा, चलता है। कंफ्यूजन अच्छी बात है, वो क्लियर होनी चाहिए हमारी सारी चीजें, ठीक है। कहाँ कहाँ पे कितने होते हैं बेटा, थोड़ा सा वेट करो। किसमें कितना ऑक्सीजन डिलीवर होगा वो वाला भी डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी मैं सारी चीजें बता दूंगा तो होगा ये कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन है, समझ रहे हो? तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं ये नहीं चाहता कि आपको और भी दूसरा इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाए, नहीं तो फिर फाइनली क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से कितना ml ऑक्सीजन कंबाइन होगा, ये ग्राम के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन आता है। या फिर 100 ml आर्टेरियल ब्लड जो है या फिर वेनस ब्लड है तो उसमें कितना ऑक्सीजन होता है, ठीक है। स्टर्नस एक्सरसाइज होगा तो कितना ऑक्सीजन जाता है। ये सारी चीजें बेटा ये अभी हमें नहीं पढ़ना, हमारे एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, समझे। मेन आप यदि नीट भी दे रहे हो तो आपके क्या चीज, जो एनसीईआरटी है उस पे ही फोकस करना, 100% जो है वो एनसीईआरटी है। थोड़ा बहुत चलते फिरते हम एक्स्ट्रा का इन्फॉर्मेशन लेके चलेंगे बेटा, बट जो चीज एनसीईआरटी में नहीं दी है उस पर ज्यादा जोर नहीं देना, मैं पहले भी बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो होता क्या है मालूम है, अभी हमारे पास ना ज्यादा डेटा नहीं है पढ़ने के लिए, तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। और ओवर एक्साइटेड होने के बाद क्या करते हैं बेटा, हम लोग बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं। और लास्ट टाइम आगे जब बढ़ते जाते हैं ना बेटा, तो वो सारी चीजें ना सब भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पढ़ेंगे सारी चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लेते हुए चलेंगे, लेकिन इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर के अपने माइंड को गार्बेज नहीं बनाएंगे। गार्बेज बन गया ना बेटा तो जो याद रखना वो भी याद नहीं रहता, और फिर कंफ्यूजन होती है, और इसका क्वेश्चन उसमें और उसका क्वेश्चन इसमें, ऐसा सब गड़बड़ हो जाता है, ओके। तो अभी के लिए फिलहाल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो इन्फॉर्मेशन वो ही मैंने प्रोवाइड किया हूं, सिर्फ आपको उतना ही फोकस करना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट समझना है, ठीक है। ये नेक्स्ट इसमें देखेंगे। आज जो मैंने ये रिएक्शन बताया, ये रिएक्शन को हम लोग आगे चल के और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें बाकी है, वैसे कहा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कंप्लीट होता है, लेकिन फिर भी बेटा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अच्छी तरह से मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहाँ पर, समझे। तो फाइनली बेटा आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आर्यन बेटा आपने क्वेश्चन मुझे शेयर नहीं किए तो मैं आपको कैसे आपको बताऊंगा कि आंसर क्या है। आप टेलीग्राम पे शेयर करो, आपको आंसर मिलेगा उसका, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर चाहिए, शॉर्टकट आंसर नहीं चाहिए। जिसने क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करके भेजे हैं उसको मैंने कहा हूं कि बेटा सही है, जिसने रॉन्ग भेजे उससे बोला हूं कि बेटा फिर से सॉल्व करो, ठीक है, फिर आंसर मिलेगा। और लास्ट मोमेंट पे जब किसी के भी आंसर नहीं आएंगे तो फिर मैं क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा वो सारी चीजें। चलो तो मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, एंड करें आज का क्लास। ओके चलो, बाय फिर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अथर्व मुझे मैसेज कर देना, आपको आंसर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।
आपका आया हुआ है मेरे पास, बट आपका जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप फिर से सॉल्व करो। ठीक है, ट्राई करो अगेन। बहुत इजी है, कंफ्यूजन हो सकता है, कोई बात नहीं, बट अगेन एक बार ट्राई करके देखो, कुछ और आंसर आएगा। ठीक है, फिर आपको कॉन्फिडेंट आएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टली आंसर बता दिया तो बेटा आपका ब्रेन का डेवलपमेंट, आपका आईक्यू पावर का डेवलपमेंट नहीं होगा। समझे? तो ट्राई तो करो बेटा, डायरेक्टली रेडीमेड नहीं चाहिए हमें सारी चीजें। थोड़ी सी मेहनत करेंगे बेटा, उसके बाद मिलेंगे तो वो चीजें आपको अच्छे से याद होंगी, और वही एडवांटेज रहेगा बेटा जो आगे चल के आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। शॉर्टकट कभी भी नहीं ढूंढना। मिलेगी बेटा प्रहलाद, वो भी मिल जाएंगे आपको, सब कैपेसिटी से रिलेटेड जो भी है वो सारे मिल जाएंगे, वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा पहले ये थ्योरी हो जाए हमारा, इसके बाद आपका क्विज कंपटीशन भी हम रख लेंगे, तो उसमें क्विज में क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, तो बहुत सारी चीज सॉल्व हो जाएगी। ओके, मॉड्यूल मिल गया बेटा आप लोगों को, डाइजेशन का मॉड्यूल मिला क्या? मैं आज आप लोगों को एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, जो लोग एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप लोगों को मैं रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग वाला भी दे देता हूँ। ब्रीथिंग का मिल गया होगा शायद मॉड्यूल, हार्ड कॉपी मॉड्यूल मिला कि नहीं मिला आपको? नहीं मिला? ठीक है, मैं ऑफिस में बात करता हूँ, वैसे नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, मैं उसका सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दे रहा हूँ। डाइजेशन का सॉफ्ट कॉपी भेज दिया था, वही सेम बेटा आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। अभी मैं आपको ब्रीथिंग का सॉफ्ट कॉपी शेयर कर देता हूँ, जब तक हार्ड कॉपी नहीं आती तब तक आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लो, और फाइनली जैसे मिल जाएगा फिर आप हार्ड कॉपी से पढ़ लेना। बट मेन बेटा ध्यान रखो, हमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो एनसीईआरटी है। जो एनसीईआरटी के बाहर का है थोड़ा बहुत सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए है, और वो इसलिए है क्योंकि हमारा एनसीईआरटी वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, सिर्फ उसी के लिए। और कभी कभी जो क्वेश्चन आते हैं 80-20 का जो रेशियो होता है, ठीक है, 80 भी नहीं 90% तक के आपका एनसीईआरटी ही है। अभी देखो कल पेपर है नीट का, आप खुद उठा के देख लेना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कितना हमको बाहर से पढ़ना है या कितना नहीं पढ़ना है। ओके, समझ गए? चलो तो मिलते फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।